मौजूद है त्रिपुरा में। अब से पहले या हम कहें 5 साल पहले तक त्रिपुरा या उत्तर पूर्व के बहुत सारे ऐसे राज्य थे जहां पर कि चुनाव आता था, चला जाता था, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। लेकिन 2018 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद त्रिपुरा में खासकर राजनीति बदल गई, इतिहास बदला। किसका तख्ता पलट किया? लेफ्ट पार्टी। लेफ्ट पार्टीज की जब बात आती है और खासकर हम वामपंथी नेताओं से भी जब हम बात करते हैं तो एक बात जरूर सामने आती है कि आज के दौर में और आज की राजनीति में वो खुद को कहां पर पा रही हैं। क्योंकि देश में अगर केरला को छोड़ दें तो अभी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। आत्मचिंतन करने की जरूरत भी थी, मंथन करने की जरूरत थी। क्या उससे कुछ निकल कर आया है, इस बारे में बात करने के लिए कोई और नहीं बल्कि बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त डीडी डायलॉग में मौजूद है। सीताराम येचुरी जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सीपीएम के महासचिव हैं और खासकर एक ऐसी शख्सियत है जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तमाम मुद्दों पर काफी बारीकी से अपनी राय भी रखते रहे हैं और बेबाकी से भी राय रखते रहे। आज भी जरा देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीधी सीधी बात अगर की जाए। येचुरी जी बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका डीडी डायलॉग में। लेकिन त्रिपुरा में अब क्या सत्ता में आना इतना ज्यादा अहम हो गया कि आपने कांग्रेस पार्टी से ही हाथ मिला लिया? अहम मतलब इस वजह से नहीं हुआ कांग्रेस सत्ता में आने के लिए, कांग्रेस पार्टी से ही नहीं, हम बाकी सब जितने भी राजनीतिक दल है और गैर राजनीतिक दल, सबसे हमारी अपील रही है कि आज त्रिपुरा के अंदर जनतांत्रिक व्यवस्था का पुनर्स्थापना जरूरी है। पिछले 5 सालों में जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा और आतंक के आधार पर राजनीति चली और जितने भी आपके लोकल बॉडी चुनाव जो होंगे आपके, वो चुनाव का मतलब जब लोगों को अपनी राय देने के लिए ही वो अनुमति नहीं मिली। 1000 से ज्यादा हमारे कॉमरेडों के घर, दफ्तर वगैरह वगैरह जला दिए गए, कई सारे लोगों के ऊपर हमले हुए। तो अब ऐसी हालत में जनतांत्रिक व्यवस्था का पुनर्स्थापना जरूरी है। कानून और हमारे देश के संवैधानिक व्यवस्था को लागू करवाना, उसके बाद कौन जीते कौन हारे उसका वो मतलब नहीं है, लेकिन वो व्यवस्था तो वो बिगड़ गया पिछले 5 सालों में इनकी सरकार रहते हुए। आज उसकी पुनर्स्थापना के लिए हमने अपील किया सबको इकट्ठा होने के लिए और उसके आधार पर हुआ, ये सिर्फ सत्ता हड़पने के लिए नहीं है। येचुरी जी, ये जो आपने बात कही, मैं तो इसी पर बात करना चाहूंगी। आपने कहा कि आपके काडर मारे गए, आपके कार्यकर्ता मारे गए, पिछले काफी लंबा आपने एक वो दिया डेटा। लेकिन अब तक तो यही बात होती थी कि कांग्रेस पर आरोप लगते थे कि कांग्रेस और आपके बीच में जो लड़ाई होती है, कांग्रेस कहती थी आपने उनके कार्यकर्ताओं की हिंसक हत्याएं की, आप उनके ऊपर इल्जाम लगाते थे। तो क्या वो रूट में जाकर अब आपके जो कार्यकर्ता, जो आप लोगों के आरोप थे कि कांग्रेस वाले मारते थे, अब वो इसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, थोड़ी सी आप होमवर्क भी करिए। कांग्रेस में से कितने लोग चले गए भाजपा में कौन है ये लोग जो गए? अब इसकी थोड़ी जांच करिए तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। आखिर भाजपा की जो यहाँ पे जो उसकी बेस बनी कहां से? कांग्रेस के लोग पहले गए थे तृणमूल से फिर पहुंचे भाजपा में, और जिनको इस तरीके के काम करनी है वो सब है वहां पे। तो मतलब अब जो कांग्रेस में है वो सब अच्छे लोग हैं, जितने खराब लोग थे वो सब चले गए। हम सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे रहे, ना हम चाहते कोई और दे हमें सर्टिफिकेट। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि आज अगर आप तैयार है कि इस जनतांत्रिक व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना है तो आइए साथ मिलकर इसकी प्रयास करेंगे। येचुरी जी, लेकिन जो आप डेटा दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने एक आंकड़ा उन्होंने भी दिया, इसीलिए मैं इस बात को लेकर के आना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि 30% की कमी तो अपराध दर में आई 5 साल के अंदर जब बीजेपी का शासनकाल रहा। कभी भी सीपीएम के किसी कार्यकर्ता को निशाना नहीं बनाया गया, ऐसा उन्होंने दावा किया। और साथ में उन्होंने कहा कि जबकि 2016 से 18 के बीच 250 से ज्यादा बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो मारे गए। अब जो करता है अपराध उसको अगर गिरफ्तार नहीं करोगे तो आंकड़े तो घटेंगे ना। तो ये जो कहना है कि ये टारगेट नहीं हुआ, ये गलत है। आतंक से डराकर लोगों को बाहर निकलने ना दे ताकि उनके खिलाफ जो है लोगों की ध्यान और उनका वोट ना पड़े। आपको लगता है ये बीजेपी कर रही है? बिल्कुल, हमको नहीं, लोगों को लग रहा है, इसलिए लोगों की स्वागत है कि ये सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब मेरा शक ये है कि अगर कल से जब ये पता चल रहा है लोग जिस तरीके से रिसीव कर रहे हैं कि यहाँ पर जनतांत्रिक व्यवस्था का पुनर्स्थापना हो, इसको जो समर्थन जो मिल रही है, इसके चलते हुए खुदा ना खास्ता ऐसी हालत पैदा करे कल से फिर दोबारा हिंसा और
पैसे की प्रभाव जो है यहाँ पर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को बिगाड़ा, ये शंका है। हम यही अपील करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो सतर्क रहे उसके बारे में। ये चुड़ी जी, ये जो आप बात कह रहे हैं, इतने आप खाटी राजनीतिज्ञ हैं, अब तक तो ये माना जाता है कि जिसको हार का डर होता है वो पहले से इस तरीके की बात करता है। ऐसा कुछ लग रहा है कि स्थिति हाथ से निकल रही है? ऐसा अरे हार का डर होते तो हार के फिर हम चुनाव में नहीं आते ना। हारे पिछले बार, आप बोले क्यों हारे? कई सारे कारण है उसके पीछे। 25 साल की जो वामपंथी राज रही, वहां पे पूरी नई पीढ़ी जो पैदा होकर आई, 18 साल की उम्र के लोग जो पहली बार वोट डाल, वो जब से पैदा हुए वो देख रहे हैं सिर्फ वामपंथी की सरकार है। ये क्या जनतंत्र है? बदलाव चाहिए कि नहीं? तो उन्होंने एक प्रयास किया और भुगता उस बदलाव का। अब वो उल्टा जा रहे हैं। ये है परिस्थिति। तो हम किसी डर से नहीं, हम ये कह रहे हैं लोगों से कि भाई आप अपनी राजनीति रखो, हम अपनी रखें, लोगों को तय करने दो। इसके अंदर जोर जबरदस्ती या इसके अंदर पैसों की मसल पावर और मनी पावर का दुरुपयोग ना करो, ताकि एक निष्पक्ष चुनाव जो होना है, जो है हमारे संविधान का नियम, उस प्रकार से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। कल प्रधानमंत्री ने भी जब लोकसभा में बोला तो उन्होंने यही बात कही, जो अलायंस यहाँ पर दिख रहा है और देश भर में भी जिस अलायंस की कोशिशें अलग अलग धड़े कर रहे हैं, अभी समझ में नहीं आया कि 2024 तक क्या होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि ईडी ने कम से कम उन दलों को एक साथ कर दिया है जो एक दूसरे के सबसे ज्यादा विरोधी थे, और खास करके चाहे वो सीपीएम हो, कांग्रेस हो, नीतीश कुमार हो, सभी दल अब एक सुर में बात कर रहे हैं। अब देखिए, ईडी ने किसके लिए काम किया वो तो स्पष्ट है सबके लिए। जो भाजपा के खिलाफ बोलते थे आज क्यों चुप है? और निकाल के देखिए कि ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर कब हुआ और कब से उनका रुझान बदला। ईडी आज एक राजनीतिक अंग है, ये बीजेपी सरकार। लेकिन ईडी ने सबको एक कर दिया। नहीं, ईडी ने क्या किया? ईडी के खिलाफ ही तो एक हुए। हम बोल रहे ईडी और सीबीआई, जिसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो इसलिए किया जा रहा है, ये भी समझ लीजिए बात। ये जो कल जो कह दिया प्रधानमंत्री ने, 140 करोड़ लोगों की हमारे लिए हमारी एक शील्ड है। याद रखिए 2019 के चुनाव में 7% से ज्यादा लोग भाजपा के खिलाफ दूसरे पार्टियों को वोट डाले। भाजपा को 37% वोट मिली। तो ये कहना 140 लोग जो है मेरे साथ रहे हैं, वो आंकड़े, वो ये यहाँ पे ये जो है राजादी राजा महाराज नहीं है जो हमारे अपन सब्जेक्ट्स के ऊपर वो जो ये चला रहे राज। ये डेमोक्रेसी है भाई। इसके अंदर आप सरकार हो, यहाँ पे एक नागरिक है और सब नागरिकों का अधिकार बराबर है। लेकिन जब आप ये समीक्षा कर ही रहे हैं वोट परसेंटेज की और खासकर बीजेपी की, तो लोकतंत्र में तो जनता का वोट और सत्ता में कौन आया वही दिखाई देता है, और इस वक्त तो बीजेपी दिखाई दे रही है। बिल्कुल। तो इस बात को तो आप डिनाई नहीं करेंगे? ना बिल्कुल नहीं। लेकिन आप लोग कहां पर खड़े हैं, ये भी तो एक सवाल है। मेरी बात नहीं समझ पाया। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये बाकी 60% अलग अलग पार्टियों में जो वोट बटा, अगर वो इकट्ठा हो गई तो खतरा है ना बीजेपी को। नहीं तो हो रहा है इकट्ठा ना वो इसीलिए तो ईडी आई। लेकिन ये आरोप तो यूपीए के समय भी लगते थे और आप ही लोग भी लगाते थे। बिल्कुल। भ्रष्टाचार का मुद्दा तो 2015 में जब आपकी बैठक हुई तो आपके खुद पार्टी के लोगों ने ये बात उठाई कि एक भ्रष्ट पार्टी के साथ जाना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। नहीं, ये नहीं कहा भ्रष्ट पार्टी तो कहा, भ्रष्ट पार्टी तो थी। बोफोर्स के खिलाफ हमने इस्तीफा दिया पार्लियामेंट से, हमने लड़ा, उनको हराया। ये करेंगे फिर से। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। क्या ये सही कर रहे हैं? और जब उनको हराना था तब ये हमारे साथ आए नहीं थे उस समय? भाजपा आए नहीं थे क्या? उनके 2 थे सीट, 2 MP, याद रखिए 2 थे। अब ये जो है, अब मजाक कर रहे हो कि आप इतने घट गए। वो कितने घट गए थे? 2, 99 से 2 पे आ गए ना। तब वो साथ दिया कि नहीं उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे साथ? तो अब जो है उनके साथ, हम उनके खिलाफ, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो कहते हैं कि किसी और के साथ क्यों जा रहे हो? ये कोई मतलब है? नहीं तो अब कांग्रेस को सर्टिफिकेट मिल गया है कि वो भ्रष्टाचार और तमाम जो आरोप लगे थे। मैं पहले ही आपको कहा था कोई सर्टिफिकेट हम ना किसी को दे रहे, ना हम चाहते कोई हमें दे। सवाल आज के दिन प्राथमिकता क्या है? इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को हराना था तो ये लोग साथ थे कि नहीं उसको हराने में हमारे साथ? और हराया था। जब आज अब धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र की व्यवस्था को ही खतरा है,
तो जो भी तैयार है हम उनके साथ जाएंगे। 3 बड़े आरोप गृह मंत्री ने भी लगाए, तमाम राजनाथ सिंह और जितने भी लीडर आ रहे हैं। एक तो कि जो बंगाल का एक ट्रेंड था, कोई भी काम कराने के लिए कमीशन लेना, तोलाबाजी उसको बोलते हैं, यहां पर आरोप लग रहा है कि आप लोग अब से पहले यही करते थे और इसी की वजह से आप लोग सत्ता से बाहर हुए और बीजेपी आई, क्योंकि हर काम के लिए एक रकम ली जाती थी और टोलाबाजी की जाती थी। और अभी भी जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ थे, अभी भी वो यही आरोप लगा कर गए कि आप लोगों के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा ही ये है और कांग्रेस भ्रष्ट है, तो दोनों मिल गए। आप ये बताइए कि आज इनके चीफ मिनिस्टर को बदला कि नहीं चुनाव से पहले भाजपा? क्यों बदला? यही आरोप थे भ्रष्टाचार के। अब कौन किस पे लगा रहा आरोप? अब इसकी तो लग रही है ना। बंगाल में जाओ तो आज जो है यही बात जो हमारे खिलाफ बोलते थे, आज बोल रहे ममता के खिलाफ, ममता जी के खिलाफ। तो ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको क्लिक करके इस बार आपको लग रहा है कि आप लोग आ जाएंगे सत्ता में, बीजेपी को हटा देंगे? क्योंकि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड तो देश भर में अब ये कह रहा है, एक बार जहां पर वो सत्ता में आ रही है तो तमाम वो काम करके उसके बाद वापस आई जाती है। सारे लीडर्स उनके लगे हैं, कार्डर लगा हुआ है। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने जो कहा वो है तमाम सब काम करेंगे। ये तमाम सब काम क्या है? बूथ लेवल पर जाकर वो यही नेताओं की रैलियां करवाकर, वही पर है मनी पावर मसल पावर का, यही है तमाम सब काम। और इसीलिए मैं पहले ही कह रहा था, चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष चुनाव के लिए सही कदम उठाती है तब देखिएगा नतीजे कुछ और होंगे। लेकिन अब वो होगा या नहीं होगा, लेकिन जनता जो क्लिक कर रही है जनता में यही है कि हमें शांति चाहिए, हमें जो है जनतांत्रिक व्यवस्था का पुनर्स्थापना चाहिए जो पिछले 5 साल में बिगड़ा हुआ है। और कई सारे मुद्दे हैं। अब कई सारे आपके सरकारी टीचर जो है उन सबको नौकरियों की बात कही थी, पिछले बार बहुत बड़ा गया था, 10 लाख उनकी संख्या घट गई। कैजुअल टीचर्स की उनकी भी 10 लाख के करीब घट गई। आपने बहुत वादे किए थे, मनरेगा का जो होता था 78 दिन या देश में सबसे ज्यादा दिन में काम मिलता था, वो 8 दिनों तक उतराया। और हमें, क्योंकि केरल में हमारी सरकार होती रही है, केरल जो है सबसे शिक्षित प्रदेश था देश में, उसको सरपास कर गई त्रिपुरा भाजपा आने से पहले। आज कहां पहुंची है? अब ये भी सवाल है लोगों के सामने। रोजगार की बात, आपकी महंगाई की बात, आपकी जनतांत्रिक अधिकारों की बात, ये सब मिली जुली हुई है। और योगी जी जब आपके ऊपर कहते हैं कि आपके नाम में तो राम है, लेकिन कृष्ण और राम को अगर सबसे ज्यादा कोई एंटी है तो वो आप हैं या कांग्रेस पार्टी है, और आप दोनों मिल गए हैं और इस बात का नारा अगरतला में दिया गया है। देखिए, हमने प्रधानमंत्री महोदय को खुद राज्यसभा में सामने बैठे हुए थे, उनके सामने ही कहा था। तब योगी जी भी तो MP थे, तो उनके सामने ही कहा था, मेरा नाम लेके आप जितना भी गाली दीजिए पुण्य आप ही को होगा, क्योंकि सीताराम बोलना पड़ेगा। तो वही ले रहे हो, अपना नाम लेके कर रहे हो, कर ले दो। लेकिन राम मंदिर का आपने विरोध किया था, काशी कॉरिडोर का विरोध किया था। विरोध मंदिर का नहीं, हमने कहा था वो जमीन की मलकियत के ऊपर जो है न्याय दिलानी है। क्या है न्याय? वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो हमने कहा सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आ गया तो आ गया। हम समझते कि न्याय नहीं दिलाई, वर्डिक्ट दी सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन हमने यही कहा कि वर्डिक्ट जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट का उसको मानना चाहिए सबको। और ये बात आज की बात नहीं है, हम 30 सालों से कह रहे हैं, जब से बाबरी मस्जिद को गिराया गया था तब से हम यही कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को सबको मानना पड़ेगा। वर्डिक्ट आई तो उसके बाद क्या विरोध की बात कहाँ पे आई? लेकिन सीताराम जी, हमेशा ये एक छवि बनाई जाती है और दिखता भी है, जब भी JNU की बात आती है, तमाम ऐसी जगहों की बात आती है जहां नारे लगते हैं या फिर कि इस तरीके की चीजें सड़कों पर दिखाई देती हैं, कि एक जो एंटी इंडिया या इस तरह से हटकर जो लाइन होती है उस लाइन का समर्थक लेफ्ट पार्टीज करती है, ये एक इमेज बनाई जाती है। आपको लगता है ये इमेज सही है? क्योंकि हमेशा से जो भी टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ा गया, तमाम ऐसे नारे आए। देखिए, ये सरासर झूठ है और जानबूझ के इसको बनाया गया। एक सवाल पूछूंगा, उनसे पूछिए, जवाब दे हमें। अंडमान निकोबार में आप चले जाइए आज, आपके काला पानी के वहां पे मार्बल के ऊपर नाम लिखे हुए हैं कौन कौन लोग थे इसके अंदर जो कैदी थे। 80% से ज्यादा उनमें से कम्युनिस्ट है। और ये बात आज शंकर दयाल शर्मा जी ने जब प्रधानमंत्री रहे, जब राष्ट्रपति रहे देश की, 50वीं सालगिरह था भारत छोड़ो आंदोलन का। उस 50वीं सालगिरह के रात को, मतलब 12 बजे रात को, वो मिडनाइट सेशन में
वो अपने अभिभाषण देते हुए उन्होंने ये ब्रिटिश के होम मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड्स को कोट करते हुए कहा कि कम्युनिस्टों का रोल रहा है एंटी ब्रिटिश रेवोल्यूशनरीज एंड संघ एंड स्क्रूपलेसली एडहियर्ड टू द लॉ। लेकिन आपको लगता है 75 साल बाद इन बातों का अब कोई वजूद बनता है, क्योंकि देश इतना आगे निकल चुका है। वो बना रहे ना, अब देश में मुद्दे कुछ और हैं। वो बना रहे ना कि देशभक्ति की बात क्या है। देशभक्ति की बात आज के मुद्दे में बताइए, आज के मुद्दे में देशभक्ति की बात क्या है? आज के देशभक्ति की बात को जब जोड़ा जाता है तो ये कहा जाता है कि अगर हमारे सैनिकों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया तो फिर सबूत क्यों मांगे जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत क्यों मांगे जाते हैं। ये तमाम सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि देशभक्ति, आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, उसको जोड़कर इसके साथ देखा जाता है। वो मांगने वाले मांग रहे हैं सबूत, अगर देने में क्या हर्ज है उनको, हम नहीं मांगे, लेकिन मांगने वाले जो भी मांग रहे हैं, आपको लगता है सही है मांगना? ना क्यों अभी इसमें ये मुद्दा क्यों बन रहा, ये मुद्दा क्यों बन रहा है कि हमारे सैनिकों ने बहादुरी से जो काम किया उसकी सलामी हम सब ने दी, तो उसके बाद इस तरीके के मुद्दे बनाने का मकसद क्या है? भावनाएं भड़काना और लोगों को बिना वजह के किसी और के खिलाफ खड़ा करना। देशभक्ति की सर्टिफिकेट हमें जो है जनता देती है, हमें किसी और पार्टी से जरूरत नहीं है। और वो जनता जो देती है देशभक्ति की, जितने हमारे जो शहीद हुए हैं कम्युनिस्ट और वामपंथियों के रुझान से लेकर, देश की आज़ादी से लेकर उसके बाद इमरजेंसी की लड़ाई में, किसी की लड़ाई में कितने हमारे शहीद हुए, उसका मुकाबला है ही नहीं। सीताराम जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक जो हमेशा से चर्चा होती है और जिस आप कांग्रेस के साथ अब क्योंकि आ गए इसलिए सवाल बनता है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक डिलेमा था कि क्या करना है, कैसे करना है, नीतीश कुमार के साथ जाना है या केसीआर के साथ जाना है 2024 के लिए, अभी तक ये तय नहीं हो पाया। ये जो करात लाइन और बंगाल लाइन, इसमें जो एक असमंजस की स्थिति होती है कि किसका पलड़ा भारी रहता है, एक कांग्रेस से थोड़ी सॉफ्ट है, दूसरी कहती है कि नहीं हमें अपने उस पे चलना चाहिए, इसमें क्या होता है? आपकी इमेजिनेशन की दाद देना चाहता हूँ मैं। हाँ। ऐसी कोई समस्या हमारे पार्टी में नहीं है। हाँ, आपके चिंतन में हो सकती है तो जवाब आप ही दीजिए। हमारे पार्टी में सामूहिक तरीके से हम मिलजुल कर हम निर्णय लेते हैं और उसके आधार पर हमारी पार्टी चलती है। और ये कोई संकट नहीं है हमारे में कि नीतीश कुमार के साथ जाए या केसीआर के साथ जाए या कांग्रेस के साथ जाए, ऐसी कोई सवाल नहीं। हम जैसे आपको कहा त्रिपुरा में, वही हमारी समझ है पूरे देश भर में। आज के दिन देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था को बरकरार रखना है और देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य को हमें मजबूत करना है। तो ये जरूरी है कि भाजपा के विरोध में सभी देशभक्त लोग इकट्ठा हो। मैं ये जानना चाह रही थी क्योंकि आपने संविधान शब्द का इस्तेमाल किया, जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं उनको बार बार जनता एक्सेप्ट कर रही है और जो संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनकी सीटें 3 पर पहुंच जाती हैं लोकसभा में। किसका चिंतन किया है क्या पार्टी? बिल्कुल किया है। और ये जो बात आप जो लगाए कि उनकी धज्जियां, हमारी धज्जियां उड़ जाती है, उनकी जीत हो जाती है। हमने आपको कहा भी, जो बंटवारा जो होता है उनके खिलाफ वाली वोट, जो 60% भी बेशक हो, उसका फायदा उनको मिलता रहा। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आज अगर हमारे देश और संविधान को बचाना है तो ये बंटवारा का फायदा ना मिले उनको। यही है साफ सी बात हमारी। आपको लगता है स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है? क्योंकि लेफ्ट जिस आधार पर ट्रेड यूनियन, मजदूर, गरीब और महिला, इन सबके हक की बात करते हुए आगे बढ़ता था, वो सारा कैप्चर कर लिया है बीजेपी ने। कल मोदी जी ने एक एक करके पूरे आंकड़े गिनाए कि किस तरह महिलाओं के लिए काम हुआ है, गरीबों के लिए काम हुआ है, किसानों के लिए, एक एक चीज उन्होंने कल लोकसभा में बताई। आपको लगता है इसीलिए अब ये मुद्दा नहीं बन पाता है? बिल्कुल नहीं, गलत। अब ये पूछिए कि किसान आंदोलन जो चला, उसके बाद यही मोदी साहब कानून को वापस क्यों लिए? भाई, अगर सब कुछ ठीक है तो क्यों लिए? क्योंकि वो आंदोलन का असर था, उसका दबाव था और वो आंदोलन में वामपंथी थे मुख्य रूप से। अब ये ट्रेड यूनियन के रूप में LIC का अब बिक्री करना एक ट्रांच के बाद बंद क्यों हो गई? क्यों हो गई? अगर ये सब आंकड़े दे रहे हैं, सब कुछ सही है, तो क्यों वो निजीकरण जो है रुक रहा है? जिस तेजी के साथ निजीकरण करके देश की संपत्ति को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस हिसाब से क्यों नहीं चल रहा? तो आंकड़े होते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, ये कहावत है, मतलब उस तरीके से ये वो कहावत है, लाइज, डैम्ड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। यानी कैसे आप उस स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हो?
तो सवाल ये है कि आप लोगों की अनुभव के आधार पर चलिएगा। अगर एक पूरा साल 750 से ज्यादा शहीद होने के बावजूद हमारा देश का अन्नदाता और किसान अड़ा रहा और प्रधानमंत्री को खुद को पीछे हटना पड़ा ये कानून वापस लेने के लिए, उसका मतलब है ना। लेकिन सीताराम जी, किसानों की आपने बात की, उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं और किसानों की जो पूरी बेल्ट है वहां सब में बीजेपी को बम्पर वोट किसानों के बेल्ट में उनका वोट घटा, किसान के बेल्ट दूसरी जगह पर हो सकता हुआ है, लेकिन ये बंद कर दिए किसान के बेल्ट में हरियाणा उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी वोट घटी। आंकड़े देख लीजिए। हरियाणा में तो अभी चुनाव नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश लोकल वहाँ पे जो ओपिनियन पोल्स जो किए गए उस हिसाब से कह रहा हूँ मैं। तो आप ये हिसाब समझिए कि यहाँ पर हमारा मानना ये है कि ये अहम मुद्दा है, रूल ऑफ लॉ को बरकरार रखना है। इसलिए जो भी तैयार है आने के लिए साथ में, हम उनके साथ। ठीक है, क्योंकि वक्त की बात है, मैं जरा त्रिपुरा पर एक बार फिर से आना चाहती हूँ। कितनी सीटों का अनुमान लग रहा है और मानिक सरकार, उनका कोई अभी आपने फेस देखा है कि अगर वो नहीं है तो अब उनके सामने कौन? अरे चुनाव जो कौन जीतेगा, जिसके ज्यादा एमएलए होगा वो तय करेगा कौन हो नेता। हमारी पार्टी नहीं, हमारी पार्टी उस तरीके से तय नहीं करती कि अब चुनाव आ रहे 6 महीने पहले बदल दो मुख्यमंत्री को। हाँ नहीं, इसको रख के वो नहीं और वो तय होगा दिल्ली में। ये सब हाईकमांड की पार्टियों की है खेल। हम जो है चुनाव जो लड़ रहे हैं सब सीटों पे पे लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं, वरना लड़ते नहीं। तो अब ये पूछना कि कितने जीतोगे, इसका कोई मतलब नहीं है। अब तो मैदान में है, मैदान में सब सीटों को जीतने के लिए अब मैदान में आए हैं। 2024 में किसके साथ जाएंगे? येचुरी जो जनता के साथ है और नेता के साथ वो नहीं। अब उसके ऊपर आप अंदाज मत लगाइए। आप ये देखिए कि येचुरी जनता के साथ है कि उसकी छवि देखिए आप, ना कि कोई नेता की। येचुरी जी, बस अब दर्शक ये जरूर जानना चाहते हैं कि क्या अब जो चिंतन आपने किया सिर्फ एक बैसाखी बनते रहेंगे बाकी पार्टियों की, या खुद को खड़ा करने के लिए अब कोई स्ट्रेटेजी है या नहीं है? क्योंकि अब वही दिख रहा है पूरा देश में। बिल्कुल, आप देखिएगा पिछले 3-4 सालों में जो देश के लोगों के सामने एजेंडा जो रखी गई उसमें क्या है अहम चीजें। आपका किसान का संघर्ष, आपका ये निजीकरण के खिलाफ और जो ये लूट मची हुई है देश की उसके खिलाफ आपके मजदूर वर्ग के संघर्ष है, और आप ही ने जो कहा महिलाओं के और खासतौर से आंगनवाड़ी और आशा वर्कर और स्कीम वर्कर के उनकी जो संघर्ष है। कौन ये एजेंडा सेट कर रहा है? ये लाल झंडा। तो हम जो है मार्जिन पे नहीं है। कहाँ पर दिख रहा है देश में, वही मैं जानना चाहता हूं। लोग देख रहे हैं ना, नेता नहीं और ये मीडिया नहीं, मतलब आपकी टेलीविजन स्क्रीन नहीं, लेकिन लोग तो देख रहे हैं। लोग तो लामबंद हो रहे हैं। नहीं, लोग लामबंद हो रहे हैं लेकिन वोट नहीं दे रहे। हाँ, क्यों नहीं दे रहे? वोट के अंदर जो बंटवारा हो रहा है उनके खिलाफ, वो फायदा है उनको। अब ये गलतफहमी मत लीजिए बहुमत में लोग जाके उनको जिता रहे। बहुमत में नहीं जीते कहीं पर भी उनको 50% से जो वोट पड़ा उससे ज्यादा वोट कभी नहीं मिली। ओके, शुक्रिया सीताराम जी हमारे साथ इस बेबाक तरीके से बात करने के लिए। और त्रिपुरा की, हालांकि आपने सीटों का आकलन नहीं बताया, लेकिन जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में भी पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में। बहुत बहुत शुक्रिया।